नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाई 3 तारीख से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने वाली हैं। इसलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको क्लास 11th मैथमेटिक्स का पेपर बच्चों सॉल्व करवाने वाले हैं वर्ष 2024 का। पिछले वर्ष जो आपकी वार्षिक परीक्षा हुई थी उसका पेपर सॉल्व करना आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको यहीं से आइडिया लगेगा कि आपका जो पेपर होगा 2025 में वो किस टाइप का आएगा, किस टाइप के क्वेश्चन उससे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज के इस पेपर से आपको काफी सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। देखिए, मेरा उद्देश्य केवल आपको पेपर सॉल्व करवाना नहीं है कि बस क्वेश्चन टिक करवा दिया। मैं आपको वो ट्रिक्स एंड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो भी साथ साथ में बताऊंगा, ताकि अगर दूसरा क्वेश्चन भी आ जाता है तो आप उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पेपर आपका 80 नंबर का होगा। डायरेक्शन आपको दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद इस पेपर को पूरा ध्यान से एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। उसके बाद में सॉल्व तो आपको करवा ही रहा हूं, बट एक बार देख लीजिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि विकल्प आएंगे वही 6 नंबर के। ठीक है, इसके बाद आएंगे खालिस्तान जो कि 6 नंबर के रहेंगे। देन फिर सही जोड़ियां आएंगी भाई, सॉरी सत्य असत्य आएंगे 6 नंबर के। उसके बाद आएंगी सही जोड़ियां 7 नंबर के। अब इनमें कुछ चीजें आपको ऑब्जर्व भी करनी है। वो क्या क्या है वो अभी आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वहां से आप अपने नंबर्स को बढ़ा सकते हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको ऑब्जर्व करनी है उसके बारे में भी हम अभी बात करते हैं। पहले पूरा पेपर एक बार देख लेते हैं। ठीक है, एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर आपसे पूछे जाएंगे 7 नंबर के। ठीक है, इस प्रकार से 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से लेके प्रश्न क्रमांक 23 तक आपसे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनमें कुछ क्वेश्चन रहेंगे 2 नंबर के, 4 क्वेश्चन 3 नंबर के और 4 क्वेश्चन 4-4 नंबर के रहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं 4 नंबर वाले प्रश्न। और यहां से एक चीज फिक्स है कि भाई जो 4 नंबर के प्रश्न आएंगे वो किस किस चैप्टर से आते हैं वो भी बिल्कुल फिक्स है। ठीक है भाई, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि भाई हम बड़े क्वेश्चन कहां से तैयार करें, किस चैप्टर से तैयार करें। तो देखिए, प्रश्न क्रमांक 20 से स्टार्ट होंगे भाई। प्रश्न क्रमांक 20, 21, 22 और 23। 20, 21, 22, 23 ये 4 प्रश्न 4-4 नंबर के आएंगे। पहला प्रश्न जो आएगा 4 नंबर में वो आपका 3 अध्याय से आएगा बच्चा। कितने अध्याय से? 3 अध्याय से। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आएगा अध्याय नंबर 4 सम्मिश्र संख्या वाले पार्ट से। ठीक है, ये भी 4 नंबर में प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप 4-4 नंबर के प्रश्नों के लिए 3 अध्याय की तैयारी अच्छे से करेंगे, 4 नंबर की तैयारी, और 3 अध्याय में भी आप प्रश्नावली 3.3 करेंगे। ठीक है, 3.3 प्राथमिकता उसको देंगे, करना तो पूरा ही है बट प्राथमिकता 3.3 को देनी है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 22 आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपका गुणोत्तर श्रेणी का क्वेश्चन रहेगा। चैप्टर नंबर 8 या 9 हो सकता है पुरानी नई किताब के हिसाब से। ठीक है, एंड सबसे लास्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, जो कि प्रसरण, यानी कि जो सबसे लास्ट वाला आपका चैप्टर है जिसमें माध्य, माध्यिका, सांख्यिकी या जो है प्रसरण और विचलन हम याद करते थे, सांख्यिकी वाला चैप्टर। ठीक है, तो इससे भी आपका एक 4 नंबर का प्रश्न आएगा। ठीक है, ये चीजें बहुत जरूरी है हमको समझना। इन्हीं के बलबूते पर हम अपने मार्क्स गेन कर सकते हैं। अदरवाइज होता क्या है, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं फिर भी पीछे रह जाते हैं। उसका रीजन यही होता है कि वो पेपर के पैटर्न को सही तरीके से समझते नहीं। ठीक है, चलिए अब हम पेपर को सॉल्व कर लेते हैं। इसी प्रकार से 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आप इसको देख लेना। इसका पीडीएफ भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, चलिए तो अब एक एक क्वेश्चन को हम डिटेल में यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिएगा। किसी समुच्चय 1, 2, 3 के उप समुच्चयों की संख्या क्या होगी। देखिए, उप समुच्चयों की संख्या का फॉर्मूला होता है बेटा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, उप समुच्चयों की संख्या बराबर होता है 2 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर n, तो 2 तो 2 रहेगा, बट ये n का क्या सिस्टम है, तो n का मतलब होता है दिए गए समुच्चय में कितने अवयव हैं। तो यहाँ पर देखो कितने हैं, 1, 2, 3, 3 अवयव हैं, तो 2 की पावर कितनी रखेंगे, 3। आंसर कितना आएगा, 8। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अब हो सकता है क्वेश्चन चेंज हो जाए, आपको 3 की जगह 4 दे दे, 2 दे दे, 6 दे दे, तो जो भी हो आप उसको पावर में रखेंगे 2 की, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, एक और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे, हेल्पफुल लगे, तो इसको लाइक जरूर करना है आपको, बाकी अपने मित्रों को शेयर भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचर फलन y बराबर एफ एक्स बराबर सी है, जहां c एक अचर है, प्रत्येक x बिलोंग टू r द्वारा परिभाषित फलन वास्तविक फलन है, तब फलन का परिसर क्या होगा। देखिए, कहने का मतलब इसका ये है कि भाई एफ एक्स बराबर
एक सी आपको दिया गया है। सी क्या है? अचर। अचर माने कोई भी संख्या हो सकती है, ठीक है। एक्स की जगह मान लो 2 रखा तो आंसर क्या आएगा भाई? 2 ही आएगा। एक्स की जगह अगर आप 3 रखोगे तो आंसर क्या आएगा? 3 आएगा, ठीक है। तो आपका जो भी परिसर होगा वो सी होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर हमें सी दिया गया है। एफ एक्स बराबर क्या है? सी। अगर 5 दिया होता तो 5 हो जाता, 6 दिया होता तो 6 हो जाता। अचर माने अचर, तो जो यहाँ पे एफ एक्स का मान है वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों? परिसर हो जाएगा। बात समझे? ठीक है। अगर यहाँ अचर की जगह कोई चर आ जाता, जैसे मान लो एफ एक्स बराबर एक्स वर्ग आ जाता, ठीक है। अब मान लो आपसे एक्स को बोल देता कि भाई एक्स बिलोंग टू आर, यानी एक्स का मान कोई भी वास्तविक संख्या में आप रख सकते हैं, ठीक है जी। तो जैसे 1 रखोगे तो अलग आएगा। जैसे आपने मान लो यहाँ 1 रख दिया तो एक्स का वर्ग यानी 1 का वर्ग कितना आ गया? 1। अब आपने एक्स का मान 2 रख दिया तो इसके लिए अलग आ जाएगा। 2 रखोगे तो 2 का वर्ग यानी कि 4, ठीक है। तो ऐसे करके चेंज हो जाएंगे। बट यहाँ पे सी अचर है तो इसका आंसर तो जो है सेट में सी आ जाएगा, यानी जो वक्राकार कोष्ठक दिख रहा है ये समुच्चय को दर्शाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस रेखा की ढाल जो एक्स अक्ष के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है क्या होती है? देखिए, रेखा की जो ढाल है 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। अब वो डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन किस टाइप का दिया गया है, ठीक है। मैं दोनों ही तरीके आपको यहाँ पे बता देता हूँ। रेखा की ढाल को हम एम से दर्शाते हैं। एम का फॉर्मूला होता है tan थीटा, ठीक है। अगर कोण दिया गया है तो tan में आप थीटा का मान रख देंगे, जैसे कि यहाँ पे 30 डिग्री दिया है। दूसरा, कभी कभी बिंदु दे देता है, ठीक है। अगर बिंदु मान लो एक बिंदु ए है जिसके निर्देशांक x1 y1 है और एक बिंदु बी है जिसके निर्देशांक x2 y2 है, तो ऐसी स्थिति में दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की ढाल क्या होगी? तो ऐसी स्थिति में ढाल का सूत्र हो जाता है एक्स y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस का x1। ये रेखा की ढाल का सूत्र हो जाता है। फिलहाल में हमें ऊपर वाले फॉर्मूले की जरूरत है क्योंकि हमें कोण का मान दिया गया है, ठीक है। चलिए रख लेते हैं यहाँ पे। तो देखना बेटा, m बराबर हो जाएगा 10 और 30 रख दो थीटा की जगह, तो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्लियर। अगला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, कोई बिंदु एक्स अक्ष पर स्थित है, तो मान लो ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया और ये जेड अक्ष हो गया। तो यहाँ कोई बिंदु स्थित है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स। वाई का मान 0 हो जाएगा और जेड का मान भी क्या हो जाएगा? 0। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा बच्चों, ठीक है। ठीक इसी प्रकार अगर आपसे वाई अक्ष पे कोई पूछ लेता तो उसके निर्देशांक हो जाते क्या? 0, वाई की जगह वाई और जेड की जगह 0। याद रखना क्रम क्या रहता है? पहले एक्स अक्ष आता है, बाद में वाई और सबसे लास्ट में जेड, ठीक है। अगर जेड अक्ष पे पूछता तो क्या हो जाता? 0, 0, जेड हो जाता। क्लियर। आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, लिमिट एक्स टेंड्स टू साइन एक्स बटे एक्स का मान। ये तो फॉर्मूला होता है तो इसमें कोई समझने वाली बात है नहीं। इसका मान कितना होता है बेटा? 1 होता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, a प्लस v की पावर n माइनस 1 के प्रसार में पदों की कुल संख्या कितनी होती है? देखिए, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। a प्लस b की पावर अगर n है तो इसमें इसमें पदों की संख्या कितनी होगी? पदों की संख्या कितनी होगी? तो n है ना, n से एक ज्यादा होगी। जो भी घात लगी उसमें बस एक जोड़ना है, ठीक है। जैसे जैसे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या? a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका अब इसमें घात कितनी है? 2। लेकिन जब इसका प्रसार करोगे ना तो टोटल पद 3 आएंगे। कैसे? जैसे a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 1 2 3 पद हो गए, ठीक है। तो जो भी आपको पावर दी गई है उसमें केवल आपको 1 ऐड करना है, ठीक है। हमारे पास यहाँ n की जगह क्या है? n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लिखेंगे और इसमें एक 1 जोड़ देंगे। ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा n। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। क्लियर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थान भरिए। वह क्षेत्र जिसमें किसी आसमिका के संपूर्ण हल स्थित होते हैं आसमिका का क्षेत्र कहलाता है। देखिए, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें आसमिका के संपूर्ण हल स्थित होते हैं आसमिका का हल क्षेत्र कहते हैं। आप सभी जानते हैं इसमें क्या भरेंगे हम? हल क्षेत्र। अनुक्रम an बराबर n प्लस 2 का तीसरा पद क्या होगा? देखो, अनुक्रम क्या दिया है? an बराबर n कोष्टक में n प्लस 2। अब आपसे जो भी पद पूछ ले, चाहे तीसरा पूछ ले, पांचवा पूछ ले, 10वां पूछ ले, तो आपको क्या करना है? n की जगह वही मान रखना है। जैसे तीसरा पूछा है ना तो a3 हो जाएगा, यहाँ पे क्या रखोगे? 3 और यहाँ भी 3 हो जाएगा प्लस 2। सॉल्व करोगे 3 दूनी 5, 5 तिया 15 हो जाएगा। पांचवा पूछता तो 3 की जैसे 3 रखा है वहां 5 रख देते। 10वां पूछता 10 रख देते, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा भाई? 15 हो जाएगा।
उम्मीद है यहाँ तक की सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको इनके आंसर पहले से आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर एक तल बनाते हैं, उस तल को खालिस्तान कहते हैं। देखिए, एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों एक साथ मिलकर जो तल बनाते हैं उसको हम एक्स वाई तल कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स वाई तल कहते हैं। प्रश्न घुमा भी सकता है, चेंज कर सकता है। आपसे पूछ ले कि भाई वाई अक्ष और जेड अक्ष दोनों एक साथ मिलकर तल बनाते हैं, तो उसके लिए आप क्या लिखेंगे? वाई जेड तल कहते हैं, ठीक है। जेड अक्ष और एक्स अक्ष दोनों मिलकर तल बनाते हैं, तो उसके लिए आपको क्या बोलेंगे? एक्स जेड या जेड एक्स तल कहेंगे। जैसा प्रश्न आ जाए उसके हिसाब से आपको उत्तर देना है। उम्मीद है बातें समझ गए होंगे। यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है तो पी ए या वी का मतलब मान कितना होगा? बहुत शानदार क्वेश्चन है, इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। तो अपन इसके लिए क्या करते हैं, खाली पेज ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लो आप। देखिए, आपसे बोल रहा है दो घटनाएं हैं, दो घटनाएं आपके पास, एक घटना ए है और एक बी है। दोनों ही कैसी हैं? अपवर्जी हैं। अपवर्जी का मतलब होता है दोनों घटनाओं में कोई चीज कॉमन नहीं है। जैसे घटना ए मतलब इसमें विषम संख्या है, घटना ए मतलब विषम संख्या है, 1 3 5 7 आदि। घटना बी का मतलब हो गया सम संख्या, है ना, 2 4 6 8। तो इन दोनों में कभी भी कोई संख्या कॉमन नहीं आएगी। यहाँ पर ए और बी अपवर्जी घटनाएं हैं। तो अपवर्जी घटना का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है 0। क्यों? क्योंकि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है। ये जो इंटरसेक्शन है ना, इसका मतलब होता है दोनों में जो चीज कॉमन है वो इसमें लिखी जाती है। अब कॉमन कुछ नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना होता है बेटा? 0 होता है, ठीक है। 0 होता है, या हम 5 लिख सकते हैं। तो इसकी जो प्रायिकता होती है पी ए इंटरसेक्शन बी, वो भी कितनी हो जाती है? 0। क्योंकि प्रायिकता का मतलब होता है अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 0। यानी कॉमन कुछ है क्या? नहीं है, तो 0। नीचे कुछ भी ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। तो इसका मान कितना होता है? 0। अब मैं आपको दो चीजें और बता दूं। दो चिन्ह होते हैं, ये एक यू और एक उल्टा यू। इसका मतलब होता है या, और जो उल्टा यू होता है इसका मतलब होता है और। जब भी या शब्द प्रश्न में दिखे आप ये वाला चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए पी ए या बी का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? पी ए यूनियन बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें पता है कि ये और भी अपवर्जी हैं, अपवर्जी हैं तो इसका मान 0 होता है, ये भी हम जानते हैं। रख देंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए यूनियन वी बराबर में आ जाएगा पी ए प्लस पी वी। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, वीडियो थोड़ी सी लंबी आपको लग सकती है, ज्यादा लंबी हो सकती है, कोई बात नहीं। बट चीजें आपको बहुत सारी यहाँ से सीखने को मिलेंगी। काफी सारी चीजें आप सीख जाएंगे यहाँ से, ठीक है। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए आप उसको छोड़ के ना आए पेपर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, अगला प्रश्न है, माध्य से विचलनों के वर्गों का जो माध्य है उसको हम प्रसरण कहते हैं भाई, ठीक है। इसमें आप कुछ समझाने वाला नहीं है, आपको याद ही रखना है भाई, प्रसरण कहते हैं तो कहते हैं। अगला प्रश्न है, यदि NC8 NC9 हो बराबर NC9 हो तो n का मान क्या होगा? इसका भी बहुत खूबसूरत सा एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। अगर अगर आपके पास NCA बराबर NCB दिया हो तो यहां से एक फॉर्मूला बन जाता है n बराबर होता है a प्लस बी, ठीक है। याद रखिए, बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो NCA का मान 8 है, NCB की जगह 9 दिया है, तो n बराबर हो जाएगा 8 प्लस 9, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा? 17। उम्मीद है प्रश्न आप समझ गए होंगे। यहाँ पे संख्याएं चेंज हो सकती हैं, बट अब आप गलत करके नहीं आएंगे, इतना मुझे यकीन है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, सत्य और असत्य बताना है। तो देखिएगा, i की पावर 18 की घात 3 का मान कितना होता है? देखिए बच्चों, i की घात 18 है ना, तो i की घात 18 को हम i की घात 2 गुणा 9 लिख सकते हैं, या ऐसा लिख सकते हैं i की घात 2 और 9 बाहर, और एक घात कितनी है? 3 बाहर, तो उसको 3 लिख दिया। i की घात स्क्वायर का मतलब होता है -1, ठीक है। इसकी घात हो जाएगी 9 और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 3। 9 और 3 का गुणा कर दो तो -1 की घात कितनी हो गई? 27। अब -1 पे अगर विषम संख्या में घात आएगी तो -1 ही रहेगा। देखो, एक पे एक अगर प्लस का है तो उस पे कोई कितनी भी घात लगा दूं, चाहे सम संख्या हो विषम संख्या हो, प्लस का एक ही आएगा। लेकिन अगर -1 पे घात सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा,
और -1 पे कोई विषम संख्या है, 27 हो, 23 हो, 1 हो, 3 हो, तो वहां पे माइनस बन ही आएगा, बस इतना से याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 पे विषम संख्या आ रही है, यानी इसका मान -1 होना था, यहाँ +1 दिया तो ये गलत हो जाएगा। अगला है 6,0,5 एक्स जेड तल में स्थित है। देखो मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछले क्वेश्चन में कि क्रम होता है, पहले एक्स आता है, फिर वाई आता है, फिर जेड आता है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अपने पास x की जगह 6 दिया है, y की जगह 0 दिया और z की जगह 5 दिया है। तो ये x और ये z, यानी ये किस तल में है, x z तल में है। यहाँ पर क्या दिया है, x z, यानी सही दिया है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, फलन f का परिसर f के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। बिल्कुल आपका राइट है। इसको भी थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी संदेह ना रहे भाई, ठीक है। देखो जैसे मान लीजिए एक समुच्चय है a बराबर 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 है। अब एक हम जो है यहाँ से a क्रॉस a निकालेंगे। चलो मैं थोड़ा सा ऐसे शॉर्टली समझा देता हूँ, क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा अगर ज्यादा ही वीकली जाएंगे, डीपली जाएंगे तो, है ना। तो ऐसे समझ लो आप कि एक ये प्रांत का समुच्चय बना लो और एक परिसर का समुच्चय बना लो, ठीक है। कुछ भी ले लेते हैं अपन अपने मन से। यहाँ हमने ले लिया 1 2 3 4, यहाँ लिख लिया ए बी सी और डी। हमने ए का रिलेशन बना दिया ए से, 2 का रिलेशन बी से बना दिया, 3 का बना दिया सी से और 4 का बना दिया डी से। बात समझना बेटा ध्यान से। अब ये मान लो कोई एफ है, यानी कि फलन है। तो ये जो एक का कनेक्शन किससे है, एक ए से, 2 का कनेक्शन बी से, 3 का कनेक्शन सी से और 4 का कनेक्शन किससे है, डी से। यानी ये जो कनेक्शन बन रहे हैं ना, इनको हम प्रतिबिंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब, ठीक है। एक का प्रतिबिंब ए हो गया, 2 का हो गया बी, 3 का प्रतिबिंब सी हो गया, 4 का प्रतिबिंब डी हो गया। तो ये क्या है, परिसर है। तो परिसर क्या है, प्रतिबिंबों का समुच्चय। इनको आप समुच्चय में लिख दो इस प्रकार से, ए बी सी और डी। तो ये क्या हो गया, परिसर किसी भी फलन के प्रांत के प्रतिबिंबों का, सॉरी, परिसर के प्रतिबिंबों का समुच्चय होता है। आई होप मेरी बात आप समझ चुके हैं भाई, ठीक है। चलिए जी, अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे ताकि सारे क्वेश्चन कवर हो जाएं। अब चूंकि वही मैं बात आपसे फिर से बोलूंगा कि मेरा उद्देश्य ये है कि आप कुछ सीखें, ना कि रटें, ठीक है। तो टाइम तो भाई देना पड़ेगा कोई भी चीज अगर आपको सीखनी है तो, ठीक है। अगला पेपर जब मैं आपके लिए लेके आऊंगा तो उसमें फिर इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा आपको, क्योंकि आप पहले से सारी चीजें सीख चुके होंगे, ठीक है। चलिए, रेखा 4x प्लस बाय -5 बराबर 0 की ढाल -4, 10 है। तो इसके लिए भी थोड़ा सा अपन चलते हैं डिटेल में ही। देखिए रेखा की ढाल क्या होती है बेटा, देखना बेटा, रेखा की ढाल, कोई भी जो रेखा होती है वो y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप की होती है, जहां जो m होता है वो रेखा की ढाल होती है। अब अपने पास जो रेखा है वो क्या है, वो देख लेते हैं अपन। अपने पास है 4x प्लस बाय -5 बराबर 0, ठीक है। अपने पास जो रेखा का समीकरण है वो है 4x प्लस बाय -5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, हम इसको इसके रूप का बनाएंगे। हम इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी जैसा बना लेंगे। तो y की जगह तो y लिखेंगे भाई, y, ठीक है। ये जो 4x है ना, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 4x। ये 5 भी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब देखना y बराबर हो गया ना, y बराबर m की जगह -4 हो गया, x प्लस सी की जगह 5 हो गया। तो m बराबर यहाँ से अगर हम देखें तो कितना आ रहा है, -4। इन दोनों की तुलना अगर करें तो m का मान कितना आ रहा है, -4। अब हम देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। देखो यहाँ दिया है -4/5, यानी ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रसार के पदों के गुणांकों का व्यवस्थित क्रम जो है पास्कल त्रिभुज कहलाता है। बिल्कुल सही बात है। इसके लिए आप एनसीईआरटी बुक निकालिएगा और जो है द्विपद प्रमेय के पहले आपको जो भूमिका दी रहती है किताब की, दूसरी या तीसरी पेज नंबर पे आपको पास्कल त्रिभुज का एक डायग्राम मिलेगा, उसको आप देखेंगे क्लियरिटी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, समझाने वाली बात, तो इसमें अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बस ध्यान रखना कि भाई पास्कल त्रिभुज कहलाता है। अगला प्रश्न है, साइन 765 डिग्री का मान 1/√2 है। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखना इसके लिए भी थोड़ा सा अपन देख लेते हैं डीपली। मैंने आपको डिटेल में बता ही देता हूँ। हमारे पास 4 चतुर्थांश होते हैं। यहाँ 0 डिग्री का कोण होता है, यहाँ होता है 90 डिग्री, यहाँ होता है 180 डिग्री, ये होता है आपका 270 डिग्री, और ये पूरा जब राउंड लग जाता है तो ये 360 डिग्री बन जाता है, एक राउंड का पूरा कोण, ठीक है। अब होता क्या है
आपसे पूछ रहा है साइन 765, बहुत शानदार क्वेश्चन है, साइन 765। अब आप देखना साइन साइन 765 को आप लिख सकते हो 720 प्लस का 45, लिख सकते हैं बिल्कुल भाई। अब साइन 720 का मतलब होता है, अगर आप इसको रेडियन में चेंज कर दो, अभी ये किसमें डिग्री में, तो रेडियन में चेंज करने के लिए 720 को आप रेडियन में चेंज करोगे तो पाई बटे 180 का गुणा करोगे, तो इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 18 से 72 कट जाएगा 4 बार, तो कितना आ रहा है भाई 4 पाई आ रहा है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन 720 की जगह आप लिख सकते हो 4 पाई प्लस का 45, ठीक है। अब साइन 4 पाई प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, ठीक है, एक फॉर्मूला होता है, और ये एक आध दिन मतलब किसी और दिन मैं आपको बहुत डिटेल में समझा दूंगा, ठीक है। साइन 4 पाई प्लस थीटा, इसका मतलब होता है थीटा। अब ये कैसे और क्यों होता है, अगर इस पे मैं बहुत ज्यादा डीपली चला गया ना तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप इसको और डीपली समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं इस पर प्रॉपर एक डिटेल्स सेशन बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। चलिए, तो इसके लिए आप देखो 4 पाई प्लस थीटा हो गया, अपने पास थीटा का मान कितना है 45, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, जो कि हमें दिया हुआ है, यानी हमारा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल सत्य है, राइट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सही जोड़ियां यहाँ पर आपको मिलानी है, और ये तो बहुत आसान है। हाँ, मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि बीच में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, कुछ आपको ऑब्जर्व करके चलना है, तो सबसे मेन पॉइंट मेरा यही था कि भाई क्या ऑब्जर्व करना है, सही जोड़ियां। सही जोड़ियों में अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 3rd चैप्टर से आ रहे हैं, और वो भी फॉर्मूले आपसे पूछे जा रहे हैं। तो सही जोड़ियां 7 नंबर की आती हैं, जिसमें 4 से 5 नंबर केवल 3 चैप्टर से पूछे जाएंगे, और 3 चैप्टर के अगर आपने फॉर्मूले अच्छे से याद कर लिए तो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के हैं। 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन 12 अध्याय से आएंगे, जो सीमा और अवकलज वाला आपका चैप्टर है उससे, ठीक है। तो बस ये मैं आपको पहले बोल रहा था कि भाई आप 3 चैप्टर और 12 चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको अच्छे से समझ लें, एक बार बेसिक समझ लें इसका, क्योंकि यहाँ से आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से हो जाएगा अगर आप थोड़ा सा इसके लिए समझ देंगे तो, ठीक है। साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, नीचे दिया हुआ है देखो थोड़ा सा, यहाँ ये रहा, 2 tan थीटा प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फर्स्ट नंबर की जोड़ी होगी। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, सेकंड नंबर जोड़ी। tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा और 1 माइनस का tan स्क्वायर थीटा, ये थर्ड नंबर की जोड़ी। एंड d अपॉन dx sin x, ये सीमा और अवकलज का फॉर्मूला है, तो साइन का अवकलज क्या होता है cos, ये फोर्थ नंबर की जोड़ी हो जाएगी। d अपॉन dx cos x का अवकलज क्या होता है माइनस साइन x, तो ये हो जाएगा 5वें नंबर की जोड़ी। साइन 3 पाई अपॉन 3 पाई माइनस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, ये आ जाएगा भाई माइनस का cos थीटा, है ना, ये फॉर्मूला होता है। और मैं चलो इसको पहले लिख देता हूँ 6वें नंबर की जोड़ी। इसके लिए देखो अभी जो मैंने आपको साइन 765 का मान निकाल के बताया था ना, उसमें भी इसमें भी उसी का तरीका लगेगा। तो मैंने आपसे कहा कि अगर आप इसको डिटेल में समझना, अगर आपको पहले से आता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप समझना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं इस पर एक प्रॉपर वीडियो आपको बना के दूंगा, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है, cos 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाई 2 का मतलब होता है 270, 270 प्लस थीटा यानी चौथे चतुर्थांश में जा रहा है, और चौथे में cos कैसा रहता है भाई पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहता है, और इसके सापेक्ष साइन में चेंज हो जाएगा, यानी इसका आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। ये हो गई आपकी 7वें नंबर की जोड़ी, ठीक है भाई। उम्मीद है ये सारी चीजें आप अच्छे से समझ गए होंगे भाई। हाँ, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, एक जोड़ी आपको एक्स्ट्रा दी जाएगी तो इस पे आपको दिमाग नहीं लगाना है, जो भी एक्स्ट्रा है उसको छोड़ देना है, ठीक है। चलिए, ये सही जोड़ियां हो गई। अब प्रश्न क्रमांक 5 में आपसे पूछा गया है एक वाक्य एक शब्द में उत्तर, ये भी 7 नंबर के आपसे पूछे जाएंगे। क्या पूछ रहा है देखिए, आई की पावर -39 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आई की पावर -39 है ना, इसको प्लस में चेंज करो, तो घात माइनस में है, प्लस में कैसे बदलेगी भाई, इसको बटे में ले जाओ, तो आई की घात हो जाएगी +39। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको सम संख्या 39 के पास में सम संख्या क्या होती है 38, तो उसमें तोड़ लो आप, ऐसे लिखेंगे आप इसको, आई की घात 38 इंटू आई लिख सकते हैं, क्योंकि आधार समान है, घातें जुड़ेंगी, वापस से 39 हो जाएगा। अब आई की घात 38 को आपको क्या करना है, आई की घात 2 लिख के ऊपर लिखना है 19, और यहाँ आई जो चल रहा है वो है ही अपने पास। अब देखना, आई की घात 2 का मतलब होता है -1, और -1 पे 19 की घात है यानी विषम घात है, -1 विषम घात यानी कि -1 ही आंसर आएगा, तो अपने पास क्या आ जाएगा 1 अपॉन -i।
1/-i, क्योंकि इस पूरे की जगह -1 आ गया और यहाँ i लिखा है तो -1 का i में गुणा करोगे क्या आएगा, -i। ठीक है, ये आने के बाद इसमें आप हर का परिमेयकरण करेंगे। ठीक है, यानी i तो है ही अपने पास, यहाँ पे आप क्या करेंगे, प्लस -i है, प्लस की i का ऊपर और नीचे गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा करने के बाद क्या होगा, ऊपर तो i हो जाएगा, नीचे देखो i का i में करेंगे i² माइनस पहले से है तो माइनस का i² हो जाएगा। अब अपने पास क्या बचेगा, ऊपर i, नीचे देखो माइनस तो है ही और i² का मान -1, ऊपर i चल रहा है, नीचे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1, तो आंसर कितना आ जाएगा, i। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले का आंसर आप क्या लिखेंगे, i। क्लियर है, उम्मीद है क्लियर होगा। योज्य प्रतिलोम देखिएगा भाई, देखो सम्मिश्र संख्या दी गई है 2 - 3i का योज्य प्रतिलोम क्या होता है। योज्य प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है z बार बराबर, देखो जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है उसको हम z से दर्शाते हैं और उसको a प्लस iv के रूप में लिखते हैं। अब योज्य प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है z बराबर a प्लस अगर प्लस a माइनस आई बी, अगर i वाला मान आपको प्लस का दिया है तो माइनस का कर देना है और माइनस का दिया है तो प्लस का कर देना है। a जैसा है वैसे ही रहेगा, माइनस का है तो माइनस का रहेगा, प्लस का है तो प्लस का रहेगा, केवल i वाला चिन्ह बदल देना है। तो यहाँ पर देखो i का मान माइनस में है ना, प्लस में कर दो बस, 2 + 3i इसका सही उत्तर हो जाएगा और कुछ नहीं करना। क्लियर। अगला प्रश्न है, फलन f(x) बराबर मॉड 2x - 5 द्वारा परिभाषित है तो f - 3 का मान क्या होगा। ठीक है, देखो 2x - 5 है और f - 3 का मान आपसे पूछ रहा है। चलिए देख लेते हैं भाई, देखना बेटा, आपको क्या दिया है, f(x) बराबर 2x - 5 बट मोड के अंदर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है f - 3, तो रख दो भाई। याद रखिएगा ये मापांक का चिन्ह होता है, जो दो डंडे लगे रहते हैं ना, इनको मापांक का चिन्ह बोलते हैं। इनके अंदर जो भी मान आए, चाहे प्लस का आए तो भी प्लस का आएगा और माइनस का है तो भी प्लस का ही आएगा डंडा हटाने पर। ठीक है, तो देखना बेटा, यहाँ पर देखो 2x की जगह -3 रखना है तो -3 रख दो, -3 रखने के बाद इनटू में माइनस का 3 और यहाँ माइनस का 5 दिया हुआ है। तो देखना ये अपने पास कितना है, 2, ये 12 नहीं है, ये वो क्या बोलते हैं इसको, स्तंभ है, कॉलम जिसको बोलते हैं, या जो भी आप समझो, डंडा बोल रहा हूँ मैं यहाँ, है ना, डंडा डालेंगे तो 2 3 माइनस के कितने हो जाएंगे भाई, माइनस के 6 हो जाएंगे, माइनस के कितने हैं 5, 6 और 5 हो जाएंगे माइनस के 11। जैसे ही मोड से बाहर निकलेंगे प्लस का 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लो भाई क्या दिया अपने पास, अपन को लिखना है तो इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा बेटा, प्लस का 11 आ जाएंगे। आसमीका 4x + 3 माइनस लेस देन इक्वल 6x + 7 का हल लिखिए। चलो देखते हैं, 4x + 3 और 6x + 7, देखिएगा आसमीका क्या है, 4x प्लस का 3 है, लेस देन इक्वल 6x + 7, तो x वाले मान को हम एक तरफ कर लेंगे बेटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या है, देखो 3 है और ये प्लस का जो 7 है इस तरफ आएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस का 7। यहाँ पर 6x है, 4x इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का 4 बचेगा और यहाँ पर ये लेस देन इक्वल है, लेस देन इक्वल, और यहाँ कितना है 2x बचेगा। अब यहाँ देखो, अगर आप 2x को इधर ले आए और 4 को इधर ले आए तो यहां से ये चिन्ह बदल जाएगा, या ऐसा करो, लिखना बेटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x ग्रेटर देन इक्वल -4, एक ही बात है ना, ये चिन्ह इसकी तरफ खुला हुआ था ऐसे लिख दिया। अब x यहीं छोड़ दो, -4 ग्रेटर देन इक्वल अपॉन 2, इससे कटेगा -2 बार, तो x बड़ा है बराबर है -2, x का मान -2 है और -2 से बड़ा है, यानी x बिलोंग्स टू क्या हो गया, -2 से इनफाइनाइट, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं यहाँ पर क्या है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा भाई x बिलोंग्स टू, आप लिखना x बिलोंग्स टू -2 से इनफाइनाइट। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुणोत्तर श्रेणी 8/9, 4/3 और 2 का 10वां पद क्या है, देख रहे हैं। ठीक है, 8/9 है, 4/3 है, 2 है और 10वां पद आपसे पूछ रहा है। देखना बेटा, आप लिखिएगा 8/9, 4 कितना था, 4/3 और 2, 4/3 और 2 डॉट डॉट 10वां पद आपसे पूछ रहा है कि भाई कितना होगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा 1 मिनट। ओके, तो यहां से आप क्या करेंगे, ए का मान देखिए कितना है अपने पास 8/9, आर का मान हम कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में पहले पद का भाग देते हैं, यानी कि 4/3 में आप भाग देंगे किसका, 8/9 का, तो आर बराबर हो जाएगा 4/3, ये पलट देंगे तो 9 ऊपर जाएगा 8 नीचे आ जाएगा, 3 से 9 कटेगा 3 बार, 4 से 8 कटेगा 2 बार, आर का मान कितना आ गया 3/2।
ठीक है। nवे पद का फॉर्मूला क्या होता है? nवे पद का फॉर्मूला होता है an बराबर a r की पावर n-1। ठीक। अब देखो a 10वां पद चाहिए तो 10 रख दो। a का मान कितना है? 8/9 गुणा r का मान कितना है? 3/2। 3/2 कितना चाहिए? 10वां पद, तो 10 माइनस 1 कर दो। यहाँ हो जाएगा a10 बराबर 8/9 गुणा, यहाँ देखना 3/2 की घात कितनी हो जाएगी? 9। क्लियर? अब सुनना बेटा, इसको और भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो a10 बराबर हो जाएगा, ये 8 है और ये 9 है। देखो 3 की घात 9 है ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 गुणा 3 की घात 7 बटे, ये जो 2 है ना, 2 को आप लिख सकते हो 2 की 8 गुणा 2 की घात 3 कम हो गई 6 बचेंगे। बात समझिए यहाँ पर ध्यान से। जैसे आपके पास 2 की घात 9 है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 2 की घात 3 इंटू 2 की घात 6, क्योंकि आधार समान है, घाते जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 की घात 9 आ जाएगा। बस 2 की घात 3 का मान क्या है? 8, तो हमने 8 लिख दिया। ऐसे ही 3 की घात जो 9 है, इसको आप 3 का वर्ग इंटू 3 की घात 7 लिख सकते हो, और इसका मान कितना होता है? 9। तो यहाँ पे अपन ने 9 लिख दिया। 9 से 9 कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा। a10 बराबर आ जाएगा 3 की घात 7 बटे 2 की घात 6। इतना भी लिख के आओगे, आपका आंसर सही माना जाएगा। उम्मीद है आप यहाँ तक की सारी चीजें समझ चुके होंगे, और यहाँ तक जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि भाई वो वाकई में बहुत सीरियस स्टूडेंट है और अपनी पढ़ाई को वाकई में बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है, क्योंकि डिटेल में चीजों को वो समझ रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट से इनको भी फिनिश कर लेते हैं। 2 रेखाएं जिनकी ढाल m1 और m2 है, लंबवत हैं, तो m1 इंटू m1 का मान कितना होगा? देखिए अगर 2 रेखाएं हैं और दोनों ही लंबवत हैं, उनकी जो ढाल होती है m1 इंटू m2, उनका गुणनफल -1 होता है, याद रखिएगा। अगर दोनों ही रेखाएं लंबवत हैं तो m1 और m2 का जो गुणनफल होता है वो -1 होता है। ठीक है, यदि घटना ए की प्रायिकता 2/11 है तो ए नहीं की प्रायिकता क्या होगी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। पी ए दिया है कितना? 2/11। 2/11। अब ए नहीं की प्रायिकता यानी पी ए वार आपसे पूछ रहा है, जिसका फॉर्मूला होता है 1 माइनस पी ए। मान रख दो भाई, 1 माइनस 2/11। 11 में से 2 जाएंगे, 9/11 आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई? 9/11। ठीक है, चलिए तो आई होप आज जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको बताए हैं सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं कि हाँ सर सारी चीजें हमने डिटेल में समझ ली है, और आगे आप किस टॉपिक पर हमसे वीडियो चाहते हैं, जो भी टॉपिक आपका वीक है आप हमें कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम अपनी तरफ से पूरी आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ये आपको होमवर्क में है भाई, जो 2-2 नंबर में है, 3-3 नंबर में, ये आपको खुद करना है। इनमें से जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, उस पर हम एक प्रॉपर वीडियो बना के देंगे। अगली वीडियो में आपके लिए एक नया सेट लेके आएंगे और उसमें भी हम पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाएंगे। उम्मीद है हमारा ये प्रयास आपको काफी हद तक बेनिफिट देगा। ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।